जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आज़ाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी भी यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि अग्निपथ योजना ये एक सामान्य योजना है और देश के युवाओं के लिए काफ़ी वरदान है, तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब जानेंगे इस वीडियो में अग्निपथ योजना के पीछे आखिरकार क्या है साजिश और किसकी है साजिश। इसका खुलासा किया है वर्तमान में दो बड़े ही क्रांतिकारी व्यक्ति, एक तो डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने और एक सुशील नरवाल भाई ने। दोनों की क्लिप या वीडियो मैं अभी इस वीडियो में आपको सुना रहा हूं। कृपया करके सबसे पहले यदि आपको भी साजिश सही से समझ में नहीं आई है अग्निपथ के पीछे की, तो आप भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और यदि आप समझ चुके हैं तो आपको एक कार्य जरूर करना है, इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों को पहुंचाना है, खासकर उन सभी लोगों को जिनको अभी भी लगता है कि ये जो अग्निपथ का विरोध है ये यूं ही हो रहा है और ये जनता की भलाई के लिए है, हमारे युवाओं की भलाई के लिए है, इसमें केवल अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो उनको बताने के लिए या उनकी आंखें खोलने के लिए कम से कम 20-20 लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। कैसे पहुंचानी है वो आप जानें, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाइए, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर, लेकिन कम से कम आप इस क्रांति में अपना सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों तक भेज करके। तो आइए लगातार दोनों क्रांतिकारियों की वीडियो देखते हैं, क्या खुलासा किया है डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने और क्या खुलासा किया है सुशील भाई ने और उनके साथी क्रांतिकारियों ने। आइए दोनों को सुनते हैं। वंदे मातरम, नमस्तम। एक नई योजना आई है अग्निपथ, और अग्निपथ से मिलता जुलता शब्द राजपथ, वो पथ जो कि राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है, देश के राजा की तरफ जाता है। जो रास्ता जिस तरफ जाता है उसके आगे पथ लगाया जाता है, राजपथ। अग्निपथ अर्थात जो रास्ता अग्नि की तरफ जाता है, आग की तरफ जाता है। कौन है वो जो हमारे देश के युवाओं को आग में झोंकना चाहता है, उस अग्नि के रास्ते पर जाता है? कौन है वो लोग और क्यों चाहते हैं सब लोग? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आपने सुना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अर्थात नवीन वैश्विक आदेश। दुनिया में एक नया आदेश लागू हो गया है और हम सब लोग गुलामों की तरह उस आदेश का पालन कर रहे हैं। हमारी सरकारें उनके सामने कठपुतली बनी हुई है और उनके आदेश का पालन कर रही है और मजबूरी में देश की जनता को भी वो सारी बातें माननी पड़ती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अर्थात एक ऐसी वैश्विक संस्था, एक ऐसा वैश्विक आदेश, ऐसी वैश्विक व्यवस्था जिसमें दुनिया में एक सरकार होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और वन वर्ल्ड वन आदमी, एक विश्व एक सरकार। चूंकि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे उनका राज हो, उस राज में किसी देश की सेना उनके लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है। और साथ ही बहुत जल्दी आप देखेंगे सेना के अंदर रोबोट्स आने वाले हैं, क्योंकि रोबोट्स सरकार के आदेशों का ठीक वैसा ही पालन करेंगे जैसा उनको आदेश दिया जाए। उनसे कहा जाएगा कि जनता को मारो तो मारेंगे, लेकिन जब तक रोबोट्स पूरे सिस्टम को टेक ओवर करे तब तक थोड़ा समय है। 2025 तक मान के चलिए 30-40% जॉब्स रोबोट्स के पास चली जाएगी और 2030 तक लगभग 70-80% तक जॉब्स जो है रोबोट्स के पास चली जाएगी। ऐसी स्थिति में जब तक रोबोट्स पूरी तरह से दुनिया के देशों को अपने कब्जे में ले, उसके पहले जो सेना में जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे वो इस प्रकार से किए जाएंगे
1/4 को रखा जाएगा 4 साल बाद, और 4 साल बाद 3/4 को निकाल दिया जाएगा। ये 1/4 भी पता है क्या है? ये 25% इज अप टू मैक्सिमम अपर लिमिट। ये 25% भी नहीं है, हो सकता है 15-20% का ही सरकार का विचार हो, या 10% का ही विचार हो, क्योंकि वो अप टू 25% है। तो सोचिए, जो व्यक्ति सेना में एक सैनिक बनकर के देश की रक्षा के उद्देश्य से जा रहा है, वो व्यक्ति 4 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस दे, तभी उसका नंबर 10%, 20% या 25% में आ सकता है। अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है सेना के अंदर? वो होती है कि अपने अधिकारियों की बातों का पालन करना, उनके आदेश को मनाना, और उनके प्रत्येक आदेश को जनता से या संबंधित व्यक्ति से मनवाना। तो ये जो बनेंगे, जो सरकार के आदेश का पूरी तरह पालन करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। तो नहीं निकाले, इसके लिए एक एक बात को वो लोग मानेंगे, और इस नई वैश्विक व्यवस्था को जो जनता नहीं मानेगी, उनको जबरदस्ती मनवाने के लिए इन अग्निवीरों का प्रयोग किया जाए। ये अग्निवीर देश की जनता के ऊपर इस प्रकार से जुल्म डालने के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे कि प्रत्येक आदेश का ये पालन करें, और जो भी वैश्विक षड्यंत्रकारी ताकतों का विरोध करेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, उनके ऊपर अत्याचार किए जाएंगे। अभी आपने देखा क्या हुआ, देखा ना? 2 साल से आप देख रहे हैं, 3 साल से आप देख रहे हैं किस प्रकार से अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। भारत में 70,000 जवान प्रति वर्ष रिटायरमेंट होता है, और 3 वर्ष से जवानों की नौकरी नहीं निकली। कुल मिलाकर 2,10,000 पद एक प्रकार से खाली थे, और सरकार ने 46,000 पदों के लिए आपके सैनिक निकाले। तो बाकी पद क्या हुए? बाकी पद या तो खत्म कर दिए गए, या फिर उसमें से कुछ पद रोबोट्स के नाम कर दिए जाएंगे। और जो 46,000 है, उसमें भी 4 साल बाद मैक्सिमम 25%, 11,500 रखे जाएंगे, और बाकी सब निकाल दिए जाएंगे। और यही चीज, यही बात, यही प्रणाली, यही व्यवस्था अगले 10 साल तक चली तो क्या होगा? देश में, देश की सेना में वास्तविक लड़ने वाले जवानों की संख्या बहुत बहुत कम हो जाएगी, जो कि वैश्विक षड्यंत्रकारी ताकतें चाहती है कि भारत उनका गुलाम बने। और गुलाम बनने में किसी भी देश को यदि गुलाम बनाना है तो सेना से आपको लड़ना पड़ेगा, सेना को कमजोर कर दिया जाए। तो सेना को कमजोर करने की जो अंतरराष्ट्रीय नीति है, षड्यंत्रकारी ताकतों की जो नीति है, उसी के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार अपना खुद का कोई फैसला नहीं कर पा रही है। जैसा उनके आका ऊपर से आदेश देते हैं, वैसा वैसा फैसला वो करते हैं। अब देखिए, ये जो अग्निवीर है, जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा 4 वर्ष के बाद, तब ये अग्निवीर क्या काम करेंगे? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि यदि मुझे इस भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो मैं अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। अर्थात हम तो जिन्हें फौजी मान रहे हैं कि फौजी है, वो आपके कार्यालय के पास सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, किसी सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। कल को जिस प्रकार की व्यवस्था देश में चल रही है और सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम किया जा रहा है, छोटे रोजगार, मध्यम रोजगार, छोटी कंपनियां, मध्यम कंपनियों को जिस प्रकार से एक एक करके नष्ट किया जा रहा है, उनका सारा का सारा व्यापार बड़ी कंपनियों को ट्रांसफर किया जा रहा है।
भविष्य में हो सकता है कि जनता कुछ इनके खिलाफ प्रदर्शन करे, तो इनके लिए, इन उद्योगपतियों के लिए, इनके प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए ट्रेंड वर्क फोर्स तैयार की जा रही है। ट्रेनिंग कौन देगा? भारत सरकार, भारत की सेना। ट्रेनिंग पे खर्चा कौन करेगा? देश के नागरिक का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा। जनता का टैक्स का पैसा इन अग्निवीरों को 4 वर्ष तक की सैनिक शिक्षा देगा, और फिर जब ये बाहर निकलेंगे तो उद्योगपति को प्रतिष्ठानों की रक्षा करेंगे। अब मान लीजिए उद्योगपतियों को अपने प्रतिष्ठानों की रक्षा करनी है और उनको ट्रेन वर्क फोर्स चाहिए, तो उनको 4 साल तक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो वो थोड़ी खर्च करेंगे। खर्च कौन करेगा? खर्च देश की जनता करेगी, टैक्स से होगा। ये हो रहा है इस देश के अंदर। इसलिए आपको इस अग्निवीर योजना को समझना होगा। अग्निवीरों को मजबूर करके जनता पर अत्याचार किए जाएंगे, और दूसरी तरफ जो रिटायरमेंट के बाद जो निकलेंगे उनको एक प्रकार का सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी, और उन पे जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा होगा जनता का, जनता के टैक्स का पैसा। तो यदि आपको ये बात समझ में आती है, यदि आपको लगता है कि ये स्कीम ठीक है, सरकार की स्कीम हो सकता है आपको लगता है ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। परंतु यदि आपको लगता है कि जो बातें मैं कह रहा हूं सच्चाई है, हो सकती है कुछ वैसा ही हो, तो हमें इस योजना का विरोध करना होगा, और हमें सरकार से कहना होगा कि सरकार ये योजना वापस ले। इसके लिए देश के रक्षा मंत्री के नाम, देश के प्रधानमंत्री के नाम और देश के राष्ट्रपति के नाम अधिक से अधिक पत्र लिखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पोस्ट कार्ड लिखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक ईमेल करने की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता पड़ी तो फिर सड़कों पर उतर करके किसी आंदोलन की बात भी हो सकती है, परंतु प्रथम चरण में हम चाहेंगे कि जितने भी सरकार के प्रमुख हैं उनको पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से जनता अपनी बात उन्हें कहे, उन्हें बताए कि हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। जो करते हैं ठीक है, वो कर सकते हैं, पर जो उनको लगता है ये योजना ठीक नहीं है, वो अपना विरोध जरूर दर्ज कराए। नमस्ते, जय हिंद। दोबारा तालू चल पड़े हैं भाई, तालू जिला भिवानी। और सरकार का जो बहम था, सरकार को जो ये था भाई कि तो आंदोलन खत्म कर दिया हमने, सरकार भी अपने पिंडिया का तेल ले ले भाई। आंदोलन कभी ऐसे दबाने से नहीं दबते, और जब तक हरियाणा में किसान जीवित हैं, किसान कौम जब तक हरियाणा में जीवित है, तो हरियाणा में ऐसे आंदोलनों को दबाना कोई आसान काम नहीं है, नामुमकिन है भाई। पछत आया है आवाज करतार डेवड़ा की नामुमकिन है। और भाई स्पष्ट बात है, जो भाई सुने, हमने कोई सरकार का विरोध करने का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन जब सरकार गलत काम करेगी तो भाई विरोध करांगे करांगे करांगे। कोई एक आदमी 10 दिन में 15 दिन में कोई न्यू समझानिया नहीं पाया हमने भाई, या जो लेकर ये सरकार स्कीम या कुकर सही है, हमने यह गलत लगी भाई, हमने स्कीम गलत न्यू लगी, हमने एक के बात कही है। हमें न्यू कहा सरकार तय भाई, सरकार ने जो टीओडी लानी है लियाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन भाई परमानेंट भर्ती ने आप बंद ना करो। हमें तो एक काम और भी कहा, 18 साल का बालक होंगे सब तक ट्रेनिंग दो भाई, जिसने ट्रेनिंग नहीं ले रखी उसका सारा सौदा रोक दो, लेकिन भाई परमानेंट भर्तियां ना रोको। परमानेंट भर्तियां ना क्यों ना रोको, उसकी बात भाई जो मारा समझ में आई। हमने एक बात सुनी भाई, पहले फौज में लगना तो आसान है और छोड़नी मुश्किल है। हमने पूछा जी ये बात क्यों कहा करते फौजियां, तो पूछी तो फौजी ने कहा भाई जे बालक फौज की ट्रेनिंग ले लेनी, आज जो समाज में छोड़ दे ट्रेनिंग दिया पाछे तो 4 साल पाछे, तो भाई वो छोरा बहुत खतरनाक हो जाए, वो बालक खतरनाक हो जाए, इसलिए फौज छोड़ने नहीं दिया कर दे। अरे भाई 4-4 साल के फौजी अगर छोड़ दिया आपने, तो भाई समाज उनमें गलत उनका इस्तेमाल नहीं हो जाएगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा भाई? बताओ कौन लेगा? एक बात बताओ, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फौज में भी कई बार
जासूस पाए जावे हैं। पीछा के मेरे जासूस बन जाए भाई, जिसके संस्कार अच्छे ना हो, और जिसमें तो जिसके संस्कार अच्छे नहीं हुए वो गलत रास्ते पर चल के तो कौन जिम्मेवारी ले होगा। हम एक बात कहा भाई, देश की सुरक्षा का सवाल है, कोई नौकरी की बात नहीं है। देश की सुरक्षा सवाल कुकर है। एक फौजी से हमारी बात हुई, फौजी ने नू कहा भाई अगर मान ले सेना किसी ऑपरेशन में जावे है ना, तो सेना में यू ध्यान रखा जावे कि 10 साल तक कम एक्सपीरियंस के जो बालक हैं उन्हें ज्यादा ना हो, 1-2 तक ज्यादा ना हो। अगर 20 आदमी ऑपरेशन के लिए जावे हैं, उनका यूं मानना है भाई 10 साल तक कम एक्सपीरियंस का जो बालक गलत जाओगा तो वो नुकसान करे इसका, क्योंकि उसकी तजुर्बा कम हुआ है। आप एक चीज देखो, 4 साल आपने 2 साल तक भर्ती नहीं काटी, 2 साल तक भर्ती नहीं काटी, इसका मतलब आपने लगभग 1.5 लाख जो सैनिक थे वो आपके कम हो गए। 1.5 लाख सैनिक तो वह कम हो गए, और पिछले 3 साल में 1.5 लाख का लोगों की रिटायरमेंट है। 14 लाख टोटल सैनिक हैं, 14 में 3 तो ये कम हो गए, कितने बच गए? 11 लाख। 11 लाख में तक कम से कम भी कलर की वगैरह या और शुद्ध न काट देंगे तो लगभग 3 से 5 लाख ही जो फौज है वह जो लड़ने वाली फौज है। बाकी क्लरिकल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अगर इस दौरान आप एक चीज को सोच कर देखो, 2 साल बाद और 1.5 लाख लड़ने वाले जब साथी रिटायरमेंट हो जाएंगे फौज के, तो भाई अगर कोई देश आक्रमण कर दे तो क्या रहा होगा इस देश का भाई? कौन लड़ेगा? वो 2-2 साल वाले बालक लड़ेंगे भाई। तो यू सीधा सीधा जो मामला है यू देश की सुरक्षा का मामला है। या तो यू आदमी न्यू चावे है जो इस देश ने तोड़ने का सपना देखा है, और भाई अगर इस देश ने तोड़ का सपना देखने वाले लोगों ने एक बात का बेरा है भाई, जब तक भारत में फौज मजबूत है आप इसकी तोड़ नहीं सकते। और जो सीधा सीधा जो दिखने लग रही बात यह है, इस देश की फौज ने कमजोर कर दो, इस देश ने तोड़ना भी आसान हो जाएगा। तो भाई जो इसका फेवर में है, हम भी का गलत स्कीम नहीं है, लेकिन हमारी मांग एक है भाई, आप इसकी परमानेंट भर्तियां ना टोको। बहुत सारे भाई तर्क देवे हैं, क्या नाम है वो जो बालक आएंगे 15 लाख रुपए लेकर आएंगे, वह क्या नाम है कोई भी व्यवसाय करेंगे। भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे बालक जो खास और आगा तो हमने बेरा नहीं भाई, हमारे बालक जो खास कर हमारे बालक ने व्यवसाय का को नहीं बेरा। अगर कल में 11 लाख रुपए लेकर 15 लाख रुपए समाज में लेकर आवे हैं और वो फौज में आवे तो भाई तो कोई भी लूट लेगा। मैं आज एक बालक ने 15 लाख रुपए दूंगा, वो व्यवसाय करके दिखाई दो भाई। जब वो समाज में जब फौज में आवेगा, समाज में जाओगा, उसकी कहेगा बेरा नहीं होता। वो अगर व्यवसाय करने जाओगा तो भाई उसकी बेचारा लूट लेंगे लोग, उनकी व्यवसाय का कौन बेरा? व्यवसाय करनी है, व्यवसाय करेंगे। हमारे तो बालक या तो खेती जाना है या फौज जाना है। फौज में तय हमारे बाल खेती तो कर सके हैं, लेकिन उनकी व्यवसाय का कौन बेरा। अगर किसी का नू वहम हो भाई तर्कन बालक आएगा, कोई बड़े कोई कंपनी चलाओगे तो यह सरासर जमा झूठ भाई। इस बात में हमारे बालक ना व्यापारी को नहीं करने आंदी। हम तो कई बार देखा जो फौजी 20-20 साल के जो पीछे लिया हुआ है 50-50 लाख रुपये, और भाई आएगा समाज उसकी लूट भी ले है, क्योंकि उसकी हिसाब भी नहीं होता बेचारा ने, व्यवसाय करना कुकर है। तो यह भी जमा झूठ भाई। और दूसरी बात, आप एक चीज देखो, आप किसी पे भी कोई काम कराओगे, आज एक मजदूर है ना, मजदूर की तनख्वाह भी 450 रुपये है गांव में। 450 रुपये कितने घंटे आएंगे? 8 घंटे आएंगे। अगर बिना का हिसाब आप लाओगे तो मजदूर के भी 18,000 रुपये बैठे हैं 8 घंटे आगे। अरे ऐसा के चलो मैं गया भाई, फौज में उस पर 24 घंटे उस पर ड्यूटी लेंगे, अरे कम से कम उसकी मजदूरी तो दे दो, मजदूरी तो ना मारो उसकी बेचारे की। आप 21,000 रुपये दोगे तो 30,000 रुपये दोगे, 24 घंटे आगे अगर मजदूर के भी देखा तो 36,000 रुपये बैठे, 36,000 रुपये। ऐसा जुल्म ना करो भाई, क्योंकि उस बालक पर कल ने अगर माड़ा टाइम आ गया, कल ने युद्ध में उस बालक ने जाना पड़ गया, उसकी तो नू बेरा है भाई। इसमें पीछे ना तेरे माँ बाप पढ़ने, ना तेरा पक्ष काम चलना, ना तेरी बहन का ब्याह होना, मतलब अगर उसकी बेबे का मतलब उसकी सिस्टर का उसकी शादी भी करनी पड़ेगी तो नू ला ले 10-12 लाख तक तो शादी नहीं होती। अगर उसने करानी पड़ेगी तो 5-10 लाख उसके लग गए, तो जो पीछे आने हैं उसके ब्याह में लग जाएंगे, तो उसका परिवार ने चलावा कौन? और जिसका परिवार नहीं चल रहा, जिसका पेट नहीं पड़ेगा वो देश का तर्जैन को कर दे देगा। तो मारे तो भाई स्कीम मारे दिमाग तक बैर की स्कीम है। हमने ना तो इसमें कोई नु समझाना पाए थी भाई, कुकर तो इसका राह लिखड़ा है, कुकर इस देश की रक्षा होगी, नया गल है। आप तो मैंने एक उदाहरण कई बार पिछली बार भी दिया था, रूस यूक्रेन की लड़ाई का। रूस पे दुनिया जो फौज ने एक बात कही है ना भाई, आगे जो आने वाले टाइम में बहुत अत्याधुनिक हथियार आएंगे। रूस पे सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में इसलिए फंस गया क्योंकि उसके पास ट्रेंड सैनिक नहीं थे। वो 4 साल वाले सैनिक थे उस पर, और 4 साल ट्रेन के सैनिक थे, उसके बाद भी बढ़िया तो बढ़िया हथियार होने के बाद भी लड़ाई नहीं जीत सका। तो भाई मारा तो कौन सा गणित समझ में नहीं आया। बेरनी के बहाने दे भाई क्या नाम है, इजराइल में हर घर में क्या नाम है वो है, मतलब सैनिक की ट्रेनिंग जरूरी है, करो ना, कौन मना कर है।
हम फ्री में देवांगे अपने बाल के। आप 18 साल के ट्रेनिंग दो, हमने आप पे कुछ नहीं लेना, ना हम आप पे पीछे लेन दे, ना कोई रुपया लेन दे, लेकिन आप परमानेंट फौज ने ना डिस्टर्ब करो, या आप तक बार बार निवेदन करा, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, सिर्फ बड़का की नौकरी का सवाल नहीं है। और भाई दूसरी बात, या मैंने बात बेरंगी कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, मैं बात कहूंगा, आप समझियो, जिस दिन नू लग गए है भाई जो ट्रेनिंग लेकर आऊंगे ये तारी हिंदुत्व का ठेकेदार बनाएंगे, तो इस बहुत बड़ी गलतफहमी से बाहर निकले जियो, आगे हिंदुओं की रक्षा करेंगे। जो तथाकथित जो ये बीजेपी RSS के जो संघ के लोग हैं, इन तीनों लगे हैं। आपने एक बात बताऊं भाई, मैं अगर कुछ जाति जो लड़ाका प्रजाति है, अगर उनकी फौज में जाना बंद कर दिया, फौज में इसलिए जावा है या तो वो सच्चाई या तो वो पीछे आर्थिक हालात की वजह से जावे है, या कई बार उनके रिश्ते नहीं होते, जैसे हमारे समुदाय में। अगर उनकी जाना बंद कर दिया तो भाई आपने कोई दुनिया की ताकत नहीं है, फौज में गलत आदमी भर्ती नहीं होंगे। फौज में ऐसे मानसिकता के भी भर्ती हो उसका जो देश ने तोड़ने की बात करा है। अगर इन लड़ाकी कौम ने जाना बंद कर दिया तो गलत फहमी तो निकल जियो आपने कि कोई देश की रक्षा कर लेगा। लड़ने वाला काम लड़ने वाला करेगा, व्यापार वाला काम व्यापार वाला करेगा। अगर लड़ाके कौम की जगह कोई दूसरी कौम जाकर भर्ती होने लगी, इस देश का कोई रुखाड़ा नहीं रहेगा। यह बात समझ लियो। मैं इस बात में थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा जानबूझ के, लेकिन आप समझ लियो, अगर वो लड़ाका कौम नहीं गई तो उसकी जगह पे कौन सी कौम जाओगी भर्ती होने, इस बात का भी आप ख्याल कर लियो। कदे कल का बताई थी, क्योंकि इस भर्ती के बाद इस जो यह स्कीम आई है, इसमें सारी की सारी रेजिमेंट खत्म कर दी है। और इतिहास गवाह है भाई, जब भी युद्ध होया किस रेजिमेंट ने कौन सी रेजिमेंट ने उन देशों का सामना कराया है, किताब लिखी पड़ी है भाई। जब बुरा तो बुरा टाइम आया है तो कौन सी रेजिमेंट सेना ने आगे करी है, वो किसी से छुपी हुई चीज नहीं है। और वो रेजिमेंट नहीं रही तो अगर परमात्मा ना करे कल ऐसा कोई टाइम आ जाए तो आपकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है, इस बात में भी सोच लियो। सबके बस की बात लड़ना नहीं होता। भर्ती के बहुत दुनिया हुआ है, और बहुत दुनिया भर्तियों के लड़ाई में तो बस देखी हमने, लड़ाई में तो बस नहीं देखी। और भाई लड़ाई में छाते पे गोली खानी है भी लोगों में, वो कुछ खास किस्म के लोग हुए, खास किस्म की प्रजाति हुआ, उनका खून अलग हुआ है। मैं बढ़ाई की बात नहीं कर रहा यार, करता रहे समझाइए भाई मेरी तो बोलिए। हाँ चलती मैं तो साथियों, ये जो सुशील भाई ने बताई बात, केवल लड़ने वाले लोग कुछ अलग ही होते हैं, ये बिल्कुल 100% सत्य है। चाहे लड़ाई आपस में अगर हो रही हो, चाहे पड़ोसी गल्ला हो रही हो, जो भी देखे एक आधा तो बाजनी हुआ है, एक आधा छाती डानी हुआ है, तो वो खून का ही तो मतलब हुआ है भाई, ये लड़ाकू खून है। और ये खून की परिभाषा मतलब फौजिया ने कई बार दिखाई है। वह मतलब तिरंगा में लिपट का आना मतलब उनकी उचित समझा, पीठ दिखाना उचित नहीं समझा। और वह जुगर थोड़े है तेन खतर तो वह बात हो जाएगी। जुगर गोगड़ की उम्र 100 साल की और वो फिर भी बोलता को नहीं। जो उसने पूछा किसी ने बोला तो बोलता क्या, तो नहीं बोला क्या दिन खतर है। वही बात भाई, 4 साल की नौकरी बदल कौन लड़ा कर है, किसके सिर में दर्द है। बेरा हाथ ने 4 साल डरा ना, 4 साल के पीछे मिलेंगे तो ठीक, अपना टाइम पास करके भी किचन है। जो दुश्मन आक्रमण करागा नहीं, 4 साल वाला फौजी तो मोर्चा तो बाहर नहीं निकलता है। यह सरकार की गलत फहमी है। और इस बात का हमने तो पूरा अंदाजा है। अरे हर भाई मैं तो सीधा चेता हूँ, सरकार ने जो ही नीति तो अपनाना चाहे है मोदी, या तेरी नीति कामयाब हमें उनको नहीं देंगे। इतने जीव हर खून मारा भीतर में है। और लड़ाई तो भाई 2 वर्ग लड़े कर है, चाहे तो किसान और चाहे जवान, क्योंकि इनके पास ना तो इनके पास इतनी आमदनी होती। वे क्या करेंगे, ऐसी गाड़ियां में रहे, बड़े बड़े रेस्टों में रहे, ऐसे रूमा में रहे। और ना इनती न्यू खतरा होंदा अगर कदे सांझ की रोटी नहीं पावे, तो हमने ना तो रोटी का खतरा और ना एसी वाली है समीरी। तो लड़ाई हमें लड़े करा किसान और जुआन है। जिस दिन हमने खेती करनी किसानों ने छोड़ दी, उतनी देश भूखा मर जाएगा। पहले तो हाथ लाई थी किसाना गल्ला है, ये हाथ ला रही जुआना गल्ला है। 2 ही चीज तो इस देश की रीढ़ की हड्डी, 2 ही चीज इस देश का सुरक्षा कवच है। और इस सुरक्षा कवच ने तोड़न खातर यू इतना हंगा ला रहा है। तो यू कहते थे पहले देश की तरक्की करेगा, देश ने आगे ले जाएगा, आगे के कड़ी नरक में ले जाएगा भी देश ने। तो यू इसकी सोच बहुत गंदी है, इसकी सोच से बचो साथियों। भाई करतार की भी बात आपने सुनी, लेकिन मैं एक चीज में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, यह लड़ाई ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी राजनीतिक सत्ता के खिलाफ है, ना किसी मंत्री मोदी का या किसी के खिलाफ नहीं है, या सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है।
मैं जो बार बार आपने समझाना चाहूँ, हमारा कोई विरोध सिर्फ बीजेपी से नहीं है। हमारा विरोध उस WTO तो WHO है, उस WTO का विरोध है, उस FDI का विरोध है, जिसका जो FDI का जो विरोध था खुद प्रधानमंत्री कर रहा था जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी। आज इस मोदी ने FDI फौज में ले आया, फौज में FDI आपने लागू कर दी। आप WTO का जो समझौता जिसमें फौज और पुलिस बाहर थी, आज उस समझौता भी कैंसिल हो गया है। अब फौज और पुलिस का जो काम है वो भी आपकी मतलब FDI में शामिल हो गया है, इसलिए सारी की सारी पॉलिसी लेकर आई जाने लग रही है। मैं इसमें कांग्रेस ने लपेट दूं भाई, कदे किसी वहम हूं, आम आदमी पार्टी ने लपेट दूं, ये सिर्फ अपनी खाल बचाना चाहे है। ये क्यों नहीं मुंह तोड़कर कंधे भाई, जो WTO का एग्रीमेंट था जब मनमोहन का टेम आया था, उस WTO की एग्रीमेंट की वजह से या FDI है ना या फौज में भी लागू होगी। और जब तक आप इस WTO से बाहर निकलोगे, इस तरह की जो सारी की सारी समस्याएं हैं वो आप पे थोपी जाएंगी, क्योंकि आपका जो देश है वो आपका जो देश ने जो पैसा लेना है, जो कर्जा लेना है, वो सारी शर्तों पे मिलेगा। ये शर्तों पे कर्जा मिलने लग रहा है, और कितना कर्जा लेगा, कितना कर्जा ले लिया भाई, समझते बाहर की बात होगी, के बेचेगा के ना बेचेगा। और इसकी जगह कोई चोर है जो कांग्रेस ने भी एक बार मुंह पाड़ कर WTO के खिलाफ नहीं बोलिया, ना कोई आम आदमी पार्टी ने WTO के खिलाफ बोलिया, क्योंकि सारी की सारी पार्टियों ने बेरा है भाई, कल अगर आप भी आओगे तो आपने भी ये सारी स्कीम लेकर आनी पड़ेंगी। तो भाई जो भी सरकार या कोई सरकार का सत्ता विपक्ष का, बिना कोई विपक्ष की बात नहीं कर रहे हमें तो भाई जो भी जागरूक इस देश का नागरिक है, जो सत्ताओं तक जो सरकार तो ऊपर उठ रहा है, उन सब भाइयों का निवेदन है, अगर किसी ने लगता हो भैया जो यह स्कीम है बहुत बढ़िया, किसे कास्ट करने लगता हो भाई बात करो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए समर्थन करो भैया मोदी लेकर आया है, ये इसलिए समर्थन ना करो कि यह मोदी लेकर आया है, उस चीज तक बाहर निकलो भाई। ये देश आपका भी है। कल ना आपने एक बात बता दूं, अगर ये देश तोड़ा गया विदेशी ताकतों के द्वारा, तो भाई जब विदेशी ताकत जब किसी देश के अंदर आती है ना, तो एक बात बताऊं, सबसे पहले लूटपाट करती हैं। लूटपाट दो किस्म की होती हैं, लूटपाट धन की भी होती है और लूटपाट माँ और बहनों की भी होती है। तो उस लूटपाट में जो बीजेपी को वोट देने वाले ना वो बचेंगे, ना जो कांग्रेस को वोट देने वाले ना वो बचेंगे, ना आम आदमी पार्टी वाले बचेंगे, क्योंकि जब दुनिया की ताकतें सत्ताएं विदेशी सत्ताएं आपके देश में आती है तो बहन बेटियों की बोली लगती हैं, जिस तरह पहले मुगलों के टाइम में लगी थी। अगर कोई भी देश आप पे आक्रमण करेगा और आपकी सेना कमजोर होगी और आपका देश गुलाम होगा, तो ये मत मानना कि आपकी बहन बेटी बच पाएगी, लड़ना आपको फिर भी पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आज जो एक युवा जो एक मतलब इस देश का जवान लड़ने के लिए निकला है, उसका साथ दीजिए। किसी भाई को ये लगे कि हम गलत हैं, एड्रेस भेजिए, नंबर भेजिए, आपके घर पे आएंगे भाई, आपके पांव पकड़ेंगे, या तो आप हमें समझाइए, नहीं हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी समझ से बाहर है ये पॉलिसी, क्योंकि इस पॉलिसी में बू आती है, जो राजीव भाई दीक्षित ने बताया था WTO के बारे में, सब टोटली बू आती है देश को कमजोर करने की। संदीप भाई करो बात आप। राम राम सारे साथियों ने, एक तो सारे साथी भाई शेयर कर दियो, और अभी जान लग रहे हैं भाई तल्लू, और आज नहीं तो भाई फिर कदे भी नहीं, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो आगे लड़ने भी नहीं पाओगे तुम्हें। तो निकलो अपने घर आते बाहर सारे साथी। और एक बात जो कह रहे हैं सुशील भाई ने भी, करतारा ने भी कही कि यह पॉलिसी या योजना जो लेकर आए हैं, बहुत से साथियों ने कमेंट पीछे वाली वीडियो में भी करे थे, लिखे थे कि भाई या जो पॉलिसी है या जो स्कीम है या अंग्रेजा की जो स्कीम चल रही थी उसने तोड़न खातर है, तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर अंग्रेजा वाली चीज बदलनी है तो आप एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बदल दे। बुद्धिजीवी कई बार फेसबुक पे चीज लिखे, अब इसका जो बालक है वो बालक सुधरे, काम है वो देश की सुरक्षा करना हो है ना, बालक सुधारना का काम है गुरुकुल का। इस सरकार ने, पिछली सरकार का तो कोई उम्मीद थे ही नहीं, इस सरकार ने आई ने 7 साल हो गए, एक भी गुरुकुल का निर्माण नहीं कराया। अगर आपने बालक बचाने तो उसका तरफ गुरुकुल खोलो, आप गुरुकुल में बालक करना पढ़ावांगे, उस तक बालक जिस फौज में अंडा दिया जावा है, जिस फौज में रिफाइंड दिया जावा है, जिस फौज में जो एल्यूमिनियम के बर्तन भगत सिंह तक दिए थे, उस फौज के जो आज भी बर्तन सारे एल्यूमिनियम के हैं, जड़ा आज भी सफेद नमक जहर खवा जावा है, किस फौज में आप बालक करना बचाने की बात कर रहे हो। 4 साल में आपके बालक जो जाओगा 4 साल में खान कमान का नहीं रहेगा, दारू उसने पीने सिखाओगे, गलत चीज उसने खाने सिखाओगे,
दुनिया भर की चाय पिलाई जाओगी, कौन सा कहेगा कि आपका फौज का काम है देश की सुरक्षा करना। आप ट्रेनिंग फौज में आप बच्चों को सुधारना चाहते हो तो ये चीज भी बदलो, पैटर्न बदलो। आप वहाँ पे शराब परोस के बच्चों को बचाओ क्या? तो भाई सबसे निवेदन है 10 मिनट में फोन करूँ। ये जो बच्चों को सुधारने के लिए फौज नहीं है, बच्चों को सुधारने के लिए गुरुकुल होते हैं। आप गुरुकुल खोलिए, और अगर आपको 18 साल के बच्चों को ट्रेनिंग करनी है तो ये सारे फौज में भी आदमी है। अगर बच्चों को फौज में ले जाके सुधारने का काम करना है तो भाई उन पे फौज पे भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। वो पागल नहीं था जी, स्टार्टिंग में जहां भी फौज बनी थी उन फौजों में हर बैरक में एक गौशाला दी गई थी ताकि इस फौज के शरीर की, इस फौज के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। अब वो हमारे बच्चे जब फौज में जाएं तो गाय का दूध पीस के, गाय का घी खास के उसके रहते रहते तो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आज वहाँ पे रिफाइंड दिया जा रहा है और गौशालाओं को बंद करके गौशालाओं को वहाँ पे मतलब बेचा जा रहा है। तो कौन से सुधार की बात कर रहे हो आप? अपने घर में बच्चे कम से कम खाने पीने का ठीक है, आप उस फौज के भरोसे अपने बच्चों को संभालोगे क्या? ये बिल्कुल आपको मिसगाइड किया जा रहा है। वहाँ फौज में जाके बच्चे कोई सुधरने वाला नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन सीखेंगे, हम भी कह रहे हैं, हम हर बच्चे को 18 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दे दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, बर्तन बदले जाए, नमक बदला जाए, तेल बदला जाए, और साथ साथ संस्कार बदले जाए, शराब बंद की जाए। उसके साथ साथ उनको भविष्य के लिए ट्रेनिंग में जैसे क्या आप आयुर्वेद की ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको आपको स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। और आपको बच्चों को दिशा देनी है तो आप उनको स्किल की डेवलपमेंट करवा सकते हो। कोई आप उनको रोजगार सिखा सकते हो, व्यवसाय के लिए कोई व्यवसाय सिखा सकते हो। लेकिन कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि आपके बच्चे जो वहां से निकलेंगे वो आपको अबानी डालने के लिए तैयार करने हैं। सिर्फ उनको गोली चला के 6 महीने में गोली चलाना सिखाना है। और आपके बच्चों को जो ये कॉरपोरेट घराने हैं, जो सब पार्टियों के बाप हैं, ये आप देखोगे इनके जो बड़े बड़े उद्योग हैं। क्योंकि आने वाली लड़ाई, जिस समय श्रीलंका में लड़ाई हुई थी, श्रीलंका में जिस समय लोग त्रास्त हुए थे तो इन नेताओं के और बड़े बड़े कॉरपोरेट के घर में घुसे थे। उनकी सुरक्षा के लिए आपके जवानों को, आपके बच्चों को तैयार किया जाएगा, मानस तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाएगा। ना आपके बच्चों को व्यवसाय सिखाया जाएगा, ना रोजगार सिखाया जाएगा, ना स्वास्थ्य बचाएगा आपके बच्चों को। और तो और मैं ऐसे बहुत सारे फौजियों को जानता हूँ जो इस जबरदस्ती, इस सुई के खिलाफ भी नौकरी छोड़ के आए हैं, कोर्टों में गए हैं। जो बच्चे आपके जाने वाले हैं उनको जानबूझ के क्या क्या इलाज दिया जाएगा, क्या क्या सुई लगाई जाएगी, 4-5 साल के बाद वो खाने कमाने लायक रहेंगे नहीं रहेंगे, वो टोटल कंट्रोल होंगे। तो साथियों, मैं निवेदन आपसे हाथ जोड़ के ये कर रहा हूँ, अगर बच्चों को भेजना तो बच्चों की, जो अपने बच्चे जाएंगे उनका अधिकार होना चाहिए कि हम किस तरह की शिक्षा चाहते हैं, वहाँ पे किस तरह की चिकित्सा चाहते हैं। हम वहाँ बंधुआ मजदूर बनने के लिए बच्चों का भी नहीं भेजेंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ट्रेनिंग लें और देश पे जब समस्या आए तो सबसे आगे खड़े हों, हम भी ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन जो बार बार जो हम बात कर रहे हैं, आप परमानेंट फौज के साथ छिड़खानी मत करिए, उनको सुधार करिए। और उसके अलावा अपने हर बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, दीजिए, हम स्वागत करते हैं। और तो और आप इस भर्ती को, फौज को छोड़ के बाकी सारी देश की जितनी नौकरियां हैं उनमें ये चीज अप्लाई करो, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। क्योंकि वहां सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है। अगर आप क्लर्की की भर्ती में काम करोगे तो हम मान भी सकते हैं कि ठीक है, 4 साल किसी को मौका मिला, 4 साल किसी को मौका मिलेगा। लेकिन फौज में फौज के साथ खिलवाड़ करना ये हम सहन कतई नहीं करें।